रचनाएं रही हैं उनमें कहीं न कहीं छायावाद का प्रभाव रहा है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें कि उनके साथ दूसरे तथ्य पर हम ध्यान दें कि प्रगतिवाद और छायावाद को समझने के संदर्भ में और प्रयोगवाद को समझने के संदर्भ में इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रयोगवाद का संबंध परंपरा के साथ कैसा है। आप सभी जानते हैं कि परंपरा एक सतत प्रवाहमान धारा होती है, लेकिन अगर हम प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद और परंपरा के बीच एक सामंजस्य है जो, हालांकि बहुत सारे लोग परंपरा के विद्रोह के रूप में प्रयोगवाद को लेते हैं, लेकिन यदि परंपरा को परंपरा के रूप में लिया जाए, न कि परंपरावाद के रूप में लिया जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि मात्र यदि परंपरा के संदर्भ में लेने का हम यदि प्रयास करें तो बात थोड़ी पृथक हो जाती है। वहां बात यह पृथक हो जाती है कि परंपरा में जो रूढ़ियां होती हैं, अर्थात जो सतत प्रवाहमान जो गति है, उसमें जब अवरोध आता है और जब वह अवरोध एक प्रकार का एक रूढ़ि का रूप धारण कर लेता है, तो प्रयोग का उन रूढ़ियों से विरोध होता है। अर्थात तब परंपरा को आवश्यकता प्रयोग की होती है कि प्रयोग के द्वारा उन रूढ़ियों का निराकरण वह आगे बढ़ सके जो है। तो इस संदर्भ में रूढ़ियों के निराकरण में या रूढ़ियों के विरोध में कहीं न कहीं हम प्रयोगवाद को देख सकते हैं, रूढ़ियों के संदर्भ में हम प्रयोग को देख सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे रेखांकित करने योग्य वाली बात थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी हम प्रयोगवाद की बात करेंगे परंपरा के संदर्भ में, तो खासकर जब अज्ञेय परंपरा के संदर्भ की बात करते हैं तो वह यह बताते हैं कि परंपरा कोई रखी हुई पोटली नहीं है जिसे कोई कभी लाद कर लेकर चला जाएगा जो है, उसे आत्मसंधान की आवश्यकता पड़ती है, उसके साथ एक प्रकार के तादात्म्य की स्थापना की आवश्यकता पड़ती है। तो परंपरा के साथ कहीं न कहीं एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता पड़ती है कवि को। इसलिए आपको यह समझना आवश्यक है कि परंपरा और प्रयोग में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, अपितु परंपरा और प्रयोग में न विरोध होते हुए भी सिर्फ परंपरावाद और प्रयोग में विरोध है। जो परंपरावाद है, अर्थात परंपरा का जो एक दृढ़ मूल्य जिसको हम कह सकते हैं, या परंपरा का जिसको हम कह सकते हैं कि निश्चित खाका या सिस्टम कह सकते हैं, उस सिस्टम के विद्रोह में कहीं ना कहीं प्रयोग खड़ा होता है जो। तो इसको समझने की आवश्यकता आपको है। अब सबसे पहली बात परंपरा के साथ करने के साथ ही मैं थोड़ा सा एक स्केच जो है इस संदर्भ में भी आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले ये आवश्यकता है समझने की कि प्रयोगवाद का जो काल निर्धारण जिसको हम कहते हैं कि 1936 के बाद का जो काल है वह प्रयोगवादी काल है, लेकिन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होता है और अज्ञेय उसका संपादन करते हैं और तार सप्तक का प्रकाशन होता है। और यह तार सप्तकों के प्रकाशनों की जो एक परंपरा रही है, जिसमें प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में होता है, द्वितीय का 1951 में होता है और तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में होता है और चौथे तार सप्तक का 1979 में होता है। एक तार सप्तकों की परंपरा दिखाई देती है जिसमें खासकर 7 कवियों के समूह हैं जो, अर्थात तार सप्तक का मतलब 7 कवियों का समूह। अब इन 7 कवियों की जब खासकर 1943 और प्रथम तार सप्तक की बात करते हैं हम, उसमें जो 7 कवि हैं जिसमें गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, नेमीचंद जैन हैं और भारत भूषण अग्रवाल हैं, अज्ञेय हैं, और ये सारे लोग जो 7 कवि हमें दिखाई देते हैं जो प्रथम तार सप्तक में दिखाई देते हैं, ये कवि मूलतः एक तरह से देखा जाए तो किसी स्कूल के कवि नहीं है, किसी एक निश्चित स्कूल के कवि नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि ये सारे एक ही स्कूल के लोग हैं जो, ये सारे विभिन्न मतवाद के लोग हैं जिनके मत जो है भिन्न भिन्न किस्म के हैं जो, लेकिन यह एक धरातल पर आकर इकट्ठे होते हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होना चाहता है, उस सत्य के संदर्भ में जिस राह का संधान करता है, वह राह के अन्वेषण के संदर्भ की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया हमें जो है राहों के अन्वेषी के रूप में दिखाई देती है। अर्थात ये 7 कवि जो हैं वह एक प्रकार से राहों के अन्वेषी हैं और ये 7 कवि राहों के अन्वेषी हैं। और इसीलिए डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह कहते हैं कि पहली बार, चूंकि प्रयोगवाद से पहले भी यह परंपरा रही है कि एक तरह से कहा जाए तो तथ्य या संवेदना के स्तर पर काव्य में थोड़ी नवीनता का प्रयोग कहीं न कहीं निराला में भी दिखाई देता है
केदारनाथ की कविताओं में भी दिखाई देता है। अर्थात संवेदना के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर कविताएं थोड़ी पृथक किस्म की हैं, लेकिन एक दृढ़ मतवाद के रूप में, एक दृढ़ मतलब एक आंदोलन के रूप में पहली बार एक जगह एक युग्म के रूप में यदि कहीं दिखाई देता है तो वह दिखाई देता है प्रयोगवाद में, और खासकर तार सप्तक के प्रकाशन में। इसीलिए नामवर जी का यह कथन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि सामूहिक स्तर पर इस बात की उद्घोषणा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यह स्वीकारोक्ति और यह साहस महत्वपूर्ण है, और तीसरी चीज राहों के अन्वेषी होने में जो विनयशीलता है यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे समझने की कोशिश करिए। जो तो प्रयोगवाद में जो तार सप्तक में प्रथम तार सप्तक की हमने बात की जो है, वहां से प्रयोगवादी कविताओं के आरंभ की बात की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रयोगवाद की कविताएं तार सप्तक के बाद, खासकर प्रतीक जो पत्रिका रही है, उस पत्रिका में जो कविताएं 1946-47 के आसपास आई, वह मूलतः एक प्रकार की प्रयोगवादी किस्म की कविताएं रही हैं। इसलिए हम पूर्व पीठिका के रूप में हम यह बात कर सकते हैं प्रयोगवाद के, कि प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से आरंभ होता है, और साथ ही साथ चलते हुए वह 1946 में अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करता है, और द्वितीय तार सप्तक तक वह प्रकाशन अनवरत होता रहता है। अर्थात प्रयोगवादी कविताएं आती रहती हैं। एक प्रकार से प्रथम तार सप्तक के कवि और द्वितीय तार सप्तक के कवि, यह दोनों कवि इस तरह के हैं। और साथ ही साथ कुछ बाहर के कवि, जैसे दुष्यंत कुमार की बात आप कर सकते हैं, कुछ अन्य लक्ष्मीकांत वर्मा की बात कर सकते हैं, कुछ अन्य कवियों की भी बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं कि प्रयोगवाद में तार सप्तक के प्रकाशन के बाद से जो परंपरा चलनी शुरू हुई, प्रथम तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के बाद जो परंपरा चलनी शुरू हुई। हेलो, प्रथम तार सप्तक से जो 1943 से चलने की परंपरा शुरू हुई, वह 1946 में आकर एक पूर्ण रूप ग्रहण करती है, और अंतिम रूप से एक तरह से कहा जा सकता है कि वह जो है 1951 में द्वितीय तार सप्तक तो अपना स्वरूप ग्रहण करती है, और 1951 से लेकर 1954 तक एक प्रकार से प्रयोगवादी कविताओं का वर्चस्व बना रहता है। और उसके बाद एक नई धारा का सृजन होता है, जिसे हम नई कविता कहते हैं। हालांकि नई कविता और प्रयोगवादी कविता के बीच यदि हम विभाजन की बात करें तो बड़ी बारीक रेखा रही है, कि जिसके आधार पर हम नई कविता और प्रयोगवादी कविता के बीच की विभाजन की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आज चूंकि प्रयोगवाद पर बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरे मंतव्य की बात करते हैं। खासकर चूंकि हमने चर्चा आपसे की थी प्रगतिवाद की, और प्रगतिवाद प्रयोगवाद के पहले का हिस्सा रहा है। और अगर हम प्रगतिवाद की बात करें, खासकर प्रगति और प्रयोग के संबंध का यदि हम विश्लेषण करें, तो थोड़ा विश्लेषण भिन्न किस्म का होगा। जो वह विश्लेषण किस प्रकार का भिन्न होगा, उसे समझने की कोशिश करें आप। प्रगति जो है, बजरंग कुमार जी अपनी माइक को आप म्यूट कर दीजिए जो है। तो फिर हम प्रगति और प्रयोग की यदि बात करें, तो प्रगति चूंकि एक प्रकृष्ट प्रकार की गति है, जो एक आगे बढ़ने वाली गति है, जो एक ऐसी गति जो उत्तरोत्तर विकास की तरफ अग्रसर होती है। तो प्रयोग कभी भी विकास में बाधक नहीं हो सकता है। प्रयोग जब भी होगा वह विकास में सहायक होगा। तो अब यह सवाल खड़ा होता है कि जब प्रगति में प्रयोग सहायक है, फिर खासकर प्रगति से प्रयोग का कोई विरोध नहीं है, अपितु तो विरोध है तो प्रगतिवाद से है। क्योंकि जो यह वाद है, जो यह एक सिस्टम है, जो खासकर प्रगति का अपना एक सिस्टम बना हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है, उस ढांचा में जिन मूल्यों को लेकर प्रगति चल रही है, उन मूल्यों से कहीं ना कहीं जो है प्रयोगवाद को एक प्रकार का विरोध है। और वो क्या है, मूलतः सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि प्रगतिवाद में आपने देखा था कि छायावाद में केंद्र में वैयक्तिकता आई थी, तो वैयक्तिकता के बाद जब हम प्रगतिवाद में हम आते हैं, तो प्रगतिवाद में हम देखते हैं कि उस वैयक्तिकता के स्थान पर सामूहिकता का महत्व बढ़ने लगता है, सामाजिकता का महत्व बढ़ने लगता है। तो यह जब सामाजिकता बढ़ने लगती है, तो वह कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के अस्तित्व को बाधित कर देती है, जो अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर देती है। जो
अर्थात जब आप एक भीड़ की बात कर रहे होते हैं, एक समाज की बात कर रहे होते हैं, उसमें एक व्यक्ति का रेखांकन अपने आप में बड़ा ही विचित्र किस्म का बन जाता है कि एक व्यक्ति विशिष्ट को कैसे हम स्पष्ट कर पाए जो है। इस प्रकार व्यक्ति की अस्तित्व को लेकर, व्यक्ति की अस्मिता को लेकर जो सवाल खड़ा होता है, वह सवाल कहीं ना कहीं प्रयोगवाद में खड़ा होता है, और इसी संदर्भ में वह इस सामाजिकता के विरोध में आती है। जो दूसरी चीज क्या है कि प्रगतिवाद में कथ्य पर तो जोर है, लेकिन रूप पर जोर नहीं है। तो रूप पे जोर न होने के कारण हम इस तरह से देख सकते हैं कि रूप पे जोर न होने के कारण जो है वहां पर यह समस्या पैदा होती है कि प्रयोगवाद में चूंकि रूप पर जोर है और यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह भी एक विरोध का मंतव्य बनता है। तो इस प्रकार हमने अभी तक जो चर्चा की उसमें हमने प्रयोगवाद की पूर्व पीठिका की चर्चा की, और दूसरे स्तर पर हमने चर्चा की कि परंपरा के साथ प्रयोग का क्या संबंध होता है, प्रगति के साथ प्रयोग का क्या संबंध होता है। अब तीसरी बात पर हम आते हैं, और वह महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रयोगवाद पर बाह्य जो आंदोलन थे, अर्थात वैश्विक स्तर के जो आंदोलन थे या जो परिवेशगत भारतीय आंदोलन थे, उनका क्या प्रभाव था, जो इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से अलग नहीं होता है, अर्थात उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो रचना धर्मिता होती है, वह कहीं ना कहीं अपने परिवेश से प्रभावित होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण जानना है कि सबसे बड़ी बात है कि पाश्चात्य देशों का वह कौन सा प्रभाव था जो प्रयोगवादी काव्य पर पड़ा, और साथ ही साथ भारतीय परिवेश किस प्रकार का था जिस संदर्भ में यह प्रयोगवाद यहाँ पर पनप पाया जो है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम देखना चाहेंगे कि पाश्चात्य जगत में जो कवियों का प्रभाव रहा है वह प्रयोगवाद पर बहुत गंभीरता के साथ पड़ा है जो है। जैसे वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ तार सप्तक के प्रकाशन की परंपरा दिखाई देती है, तो यह तार सप्तक की प्रकाशन की परंपरा कहीं ना कहीं पाश्चात्य देशों में भी थी जो है, और वहां तार सप्तक के नाम से नहीं अपितु न्यू सिग्नेचर के नाम से ऑर्डेन ने सबसे पहले अपनी पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें कुछ कवियों के समूह को इकट्ठा करके उसने अपनी पत्रिका में रखने का प्रयास किया था, उनकी विचारधारा को, उनकी कविताओं को रखने का प्रयास किया था जो। इस प्रकार हम ऑर्डेन के न्यू सिग्नेचर को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्डेन का जो न्यू सिग्नेचर है वह वैसा ही है जैसा भारतीय पृष्ठभूमि में तार सप्तक जो है, अर्थात भारत की जमीन में जिस प्रकार तार सप्तक है वैसे ही पाश्चात्य देशों में ऑर्डेन द्वारा जो पत्रिका संपादित की गई, जो न्यू सिग्नेचर के नाम से संपादित की गई, वह पत्रिका उसी प्रकार की पत्रिका है जो। यह तो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज कमिंगन की बात कर सकते हैं, ई कमिंगन की बात कर सकते हैं, और एजरा पाउंड की बात कर सकते हैं, इलियट की बात कर सकते हैं। इन सारे कवियों का किसी न किसी रूप में प्रयोगवादी कविता पर विशेष प्रभाव पड़ा जो। यदि हम कमिंगन की बात करें तो हम देखते हैं कि ई कमिंगन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय परिवेश में जो प्रयोगवादी कविताएं थी और उनमें जो शिल्पगत परिवर्तन हुए, जो शिल्प में जो टेक्सचर में चेंजिंग आई जो है, अर्थात कविताओं के लिखने की शैली में जो परिवर्तन हुआ, उनमें जिस तरह के कॉमा और साथ ही साथ कोलोन और इन सब चीजों का जो प्रयोग करते थे, वो जो है डैश का जिस तरह से प्रयोग करते थे, वह उस तरह का प्रयोग हमें कहीं ना कहीं उनसे ही प्रेरित दिखाई देता है। और एक तरह से देखा जाए कि वो अपनी संप्रेषणीयता के संदर्भ में, संप्रेषण के संदर्भ में इस बात को महत्वपूर्ण ढंग से उठाते हैं लोग। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि जब हम प्रयोगवाद की जब बात करते हैं तो उसमें संप्रेषण अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है वह आता है संप्रेषण जो है। अर्थात अपने कथ्य को जब कवि संप्रेषित करता है तो उसके सामने कई तरह की समस्याएं होती हैं, और वो कई तरह की समस्याएं बड़ी भिन्न भिन्न किस्म की होती हैं। जैसे एक तो हो सकता है कि वह शब्द जो संप्रेषित कर रहा हो उसमें वह अर्थ धारण करने की क्षमता न हो, अर्थात उसके अर्थ पुराने पड़ गए हों, इसलिए नवीन अर्थों के अन्वेषण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब हम इस कविता की बात करते हैं तो इसमें इस तरह के संप्रेषण की बात आती है, और इसी संप्रेषण से जुड़ा हुआ उनका पूरा रूप विधान, जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे, खासकर उनके शिल्प की चर्चा जो करेंगे, और उसमें जो खासकर हम उनके प्रतीक की, उनके बिंब की और उनकी मतलब अलंकारों की या आदि विषयों की जो हम चर्चा करेंगे वो उस संदर्भ में करेंगे। यहाँ पर हम यह बताना चाहते हैं आपसे
कि जब पाश्चात्य जगत में भी संप्रेषण की यह समस्या आई, तब कमिंग जैसे लोगों ने अपने संप्रेषण को संप्रेष्य बनाने के लिए जो है इस तरह के प्रयोग किए जो है। और इस तरह का प्रयोग उन्होंने कविताओं में कई तरह से किया, जैसे फॉन्ट चेंज करके उन्होंने कविताओं में किया जो है, कविताओं में फॉन्ट वो चेंज कर देते थे जो है। तो इस तरह से फॉन्ट चेंज करना उनका जो होता था, जैसे वो बोल्ड अक्षर में अक्षरों की शुरुआत नहीं करते थे, अर्थात वो स्मॉल अक्षरों में अपने अक्षरों की शुरुआत करते थे, कविता की शुरुआत करते थे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसमें वो खासकर कॉमा का, डैश का और बहुत सारे ऐसे जो खासकर पंक्चुएशन से हमारी चीजें होती हैं उनका वो प्रयोग करते हैं जो है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कमिंग का प्रभाव जो है वह मूल रूप से प्रयोगवादी कवियों के ऊपर पड़ा जो है। तो एक प्रकार से कमिंग के प्रभाव को समझना आवश्यक था। और साथ ही साथ जो बिंबवादी, और उसके बाद जब दूसरी बात हम करते हैं तो एक प्रभाव तो कवियों का रहा है, दूसरा प्रभाव खासकर वहां के बिंबवादी आंदोलन का रहा है। बिंब और प्रतीकवादी जो आंदोलन रहे हैं उनका प्रभाव जो रहा है वह प्रयोगवादी कविता पर बहुत ही प्रगाढ़ प्रगाढ़ ढंग से रहा है। इसको भी समझने की आपको आवश्यकता है। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए कि जब समय परिवर्तित होता है और समय जब तीव्र, अब अति यथार्थवाद की यदि हम बात करें तो जो अति यथार्थवाद का, चूंकि प्रगतिवाद में यथार्थ यथा अर्थ की बात तो की गई थी प्रगतिवाद के अंतर्गत जो, लेकिन उस यथार्थ से ज्यादा, अर्थात आज समसामयिक दृष्टिकोण से यदि उस तत्कालीन परिवेश को समझने का आप प्रयास करें तो उस समय का जो समाज था उसका जो यथार्थ था, खासकर जो एक वर्गीय यथार्थ था, जो खासकर मध्य वर्गीय यथार्थ था, उस तरह की यथार्थ को पूरी तरह से प्रकट करने का प्रयास जो है वहां पर दिखाई देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां पर एक प्रकार से बिंब और प्रतीक का आंदोलन अपने आप में प्रभावपूर्ण बना रहा, और दूसरे स्तर पर हम कह सकते हैं कि वहां पर अति यथार्थवाद का आंदोलन अपने आप में महत्वपूर्ण बना रहा। और तीसरे स्तर पर यदि हम बात करें तो मनोविश्लेषणवाद, इसका बहुत बड़ा रोल जो है प्रयोगवादी कविताओं पर पड़ा जो है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो प्रयोगवादी कविताओं पर पड़ा जो है, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो यौन वर्जनाएं थी, उन यौन वर्जनाओं के प्रति जब एक रचनाकार सचेत हुआ तो उस संदर्भ में जब वो अपना संप्रेषण अभिव्यक्त करना शुरू किया तो वैसे संदर्भ में वहां पर ये चीजें दिखाई देनी आरंभ होती हैं। चूंकि मनोविश्लेषणवाद के केंद्र में जो सबसे बड़े दार्शनिक हैं वो फ्रायड है जो है, और उसके जन्मदाता भी फ्रायड है। और फ्रायड ने तीन तरह के मन की संकल्पना की जो है, और उन्होंने जो मन की संकल्पना तीन स्तर पर की, एक चेतन स्तर पर, एक उपचेतन स्तर पर और एक अवचेतन स्तर पर उन्होंने की जो है, एक इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो की उन्होंने बात की जो है। तो हम यहाँ जो देखते हैं इन कविताओं में जो केंद्र करके देखते हैं तो खासकर जब एक रचनाकार अपने मन में यौन वर्जना को लेकर चल रहा होता है तो वैसी स्थिति में जो उसकी दमित इच्छाएं होती हैं, अर्थात जब समाज के द्वारा कोई रोक लगाई जाती है और वो इच्छाएं दमित हो जाती हैं तो वो दमित इच्छाएं कहीं ना कहीं उपचेतन मन में बार बार प्रवेश करके चेतन मन में आना चाहती हैं। और जब वो चेतन मन में प्रवेश करके आना चाहती हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ईगो जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, और जब उसे वह रोकने की कोशिश करता है तो वैसी स्थिति में उसकी धारा परिवर्तित हो जाती है, उसकी धारा बदल जाती है, और वह दिवा स्वप्न के रूप में या स्वप्न के रूप में या रचना की उदात्त स्थिति के रूप में हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणवाद में रचना प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया, और खासकर यह बताया गया कि समाज में जो यौन विकृतियां हैं, जो खासकर या यौन संदर्भ की जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के संदर्भ में जो एक रचनाकार के मन में जो एक जिज्ञासा है या जानने की इच्छा है या उसके प्रति जो लगाव है, उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस तरह से समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद में यहाँ पर मैं यह बताना आवश्यक समझ रहा था कि चूंकि मनोविश्लेषणवाद कहीं ना कहीं वैयक्तिक मन की पड़ताल करने की कोशिश है जो, अर्थात जब अति यथार्थवाद की आप बात कर रहे होते हैं तो बाह्य यथार्थ का जो स्वरूप होता है उसके बरक्स जो एक हमारा मानसिक स्वरूप होता है, हमारा जो एक आत्मिक स्वरूप होता है, उसके अंदर जो द्वंद्व हो रहा होता है उसकी भी पड़ताल आवश्यक होती है।
और एक तरह से देखा जाए तो प्रयोगवादी कविता में इसका प्रभाव पूर्णतया परिलक्षित होता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यह कहना चाहूंगा, इसके साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कहना चाहूंगा कि प्रयोगवाद में जब हम बात करते हैं खासकर मार्क्सवाद की जो है, अर्थात ऐसा नहीं है कि प्रयोगवादी कविताएं मार्क्स से इतर हैं। असल में जब हम प्रथम तार सप्तक की बात करते हैं तो उसमें गिरजा कुमार माथुर और अज्ञे को छोड़कर बाकी सारे कवि कहीं ना कहीं प्रगतिशील कवि हैं जो है, वो कहीं ना कहीं मार्क्स के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मार्क्स कहीं ना कहीं उनकी मार्क्स में सहभागिता रही है, इसलिए मार्क्स के आंदोलन से वह जुड़े हुए लोग रहे हैं। और एक प्रकार से प्रयोगवाद भी कहीं ना कहीं समाज से कटा हुआ नहीं है, अपितु तो समाज और व्यक्ति दोनों को लेकर चलने की प्रक्रिया के साथ चलता हुआ काव्य है। तो अब जब मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्सवाद में जो अवधारणा आती है उसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो भौतिक द्वंद्ववाद की बात की जाती है। तो भौतिक द्वंद्ववाद की बात तो आप जानते हैं, दो शक्तियां जब आपस में टकराती हैं और उनमें से तीसरी शक्ति निश्चित होती है तो भौतिक द्वंद्ववाद के अंतर्गत आती है। दूसरी बात हम मूल्य वृद्धि की बात कर सकते हैं, उस संदर्भ में भी हम देख सकते हैं उसको जो है, और फिर साथ ही साथ सभ्यता समीक्षा के संदर्भ में भी उसको ले सकते हैं जो है। तो मार्क्सवादी आंदोलन का भी कहीं ना कहीं प्रयोगवाद पर प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रयोगवाद पर मूलतः इन सारी चीजों का, खासकर पाश्चात्य जगत के कवियों का, पाश्चात्य जगत के काव्य आंदोलनों का और वहां के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव गहराई के साथ पड़ा जो है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हम 1946-47 की बात कर रहे होते हैं तो आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उसके बाद की जो मन स्थिति थी पूरे विश्व की जो है वह अपने आप में किस तरह की थी और उस समय किस तरह का दर्शन उपजा था, और वह दर्शन था मूलतः अस्तित्ववादी दर्शन जो है। तो इसलिए प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा जो है। और अस्तित्ववाद चूंकि मनुष्य को ही अपना एक मापदंड मानता है, अस्तित्ववाद में चूंकि कहते हैं कि अनदर पीपल इज ऑलवेज हेल, दूसरा जो होता है वो हमेशा नारकी होता है। अर्थात जब हम भीड़ की बात कर रहे होते हैं, समाज की बात कर रहे होते हैं, तो जो खासकर प्रयोग में एक रियाता हुआ पद जो आता है कुत्ते की तरह जो है, खासकर वह जो प्रयोगवाद की कविताओं में आता है वह व्यक्ति के संदर्भ में, इसी संदर्भ में आता है कि उस भीड़ में खोता हुआ जो मनुष्य है वह मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रति, अपनी अस्मिता के प्रति जब सचेत होता है तो वह अपने अस्तित्व बोध से जागृत होता है जो है। और ये अस्तित्व बोध जो होता है वह कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि वह अस्तित्ववाद का सबसे बड़ा कारण बनता है जो है। तो अस्तित्ववाद का प्रभाव जो है उन कविताओं पर बहुत ही प्रमुखता के साथ पड़ा जो है। तो प्रयोगवादी कविताओं में अस्तित्ववाद का जो प्रभाव है वह पूर्णतः है। जैसे अस्तित्ववाद में क्षण की संकल्पना आती है, इसे आप महत्वपूर्ण ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब पूरे विश्व में आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद की जो मन स्थिति थी उसमें हर मनुष्य का भविष्य अनिश्चित था जो। अब भविष्य यदि अनिश्चित है तो वैसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि वैसा व्यक्ति जिसका भविष्य अनिश्चित हो वो अपने वर्तमान में अपने आप को केंद्रित करेगा, और यदि वर्तमान में केंद्रित करेगा तो फिर अपने क्षण में केंद्रित करेगा, और यदि अपने क्षण में केंद्रित करता है तो स्वाभाविक है कि वहां क्षणवाद जो है वह महत्वपूर्ण ढंग से उभर कर आएगा जो है। इसलिए अस्तित्ववाद के केंद्र में जो क्षणवाद की भूमिका रही है उसे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए क्षणवाद जो है वह एक महत्वपूर्ण तथ्य है अस्तित्ववाद का, जो इस कविता के केंद्र में रहा है। अब सबसे बड़ी बात जो खड़ी होती है, अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें सबसे पहले हमने प्रयोगवाद की पूर्व पीठिका पर चर्चा की, और उसके बाद हमने जो चर्चा की उसमें परंपरा और खासकर प्रयोग की बात की, और प्रगति और प्रयोग की बात की, और उसके बाद बाह्य के जो आंदोलन थे उन आंदोलनों के प्रभावों की बात की जो है, और जिसमें खासकर जो पाश्चात्य जगत के कविता जो कवियों के आंदोलन थे उनका प्रभाव, और जो खासकर और वहां के जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनका प्रयोगवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझने की आपको आवश्यकता है। अब यदि भारतीय परिवेश की बात करें तो 1945-46 का दौर या 47 का दौर एक प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की स्थिति या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक प्रयोगवादी कविता चलती रहती है। वह जो स्थिति है उस परिवेश में उस समाज की संकल्पना भारतीय परिदृश्य में यदि आप करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर जो है, और साथ ही साथ
एक प्रकार का जो औद्योगिकरण के कारण जो एक मध्य वर्ग बना था, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य वर्ग की उत्पत्ति जो है वो औद्योगिक कारणों के कारण ही हुई है। तो औद्योगिक कारण के कारण जो एक मध्य वर्ग बना था, वह मध्य वर्ग जो था, उस मध्य वर्ग को एक निचले पायदान पर लाने की कोशिश जो है, एक प्रकार की कोशिश जो है, वो कहीं ना कहीं इस औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रही थी जो, और वह व्यक्ति निचले पायदान पर होता चला जा रहा था। अब वैसी स्थिति में जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति था, जो खासकर निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति था, वो अपने निचले पायदान पर आ चुका था जो। अब निचले पायदान पर आने के कारण जो है, वह एक प्रकार से उच्च समाज के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा था, और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो वह संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा था अपने से निम्न तबकों के साथ, अर्थात जो शोषित समाज था या जो मजदूर वर्ग था, उसके साथ भी वह संबंध अपनी हीठी के कारण स्थापित नहीं कर पा रहा था। अब इन दोनों स्थितियों में जब वह संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा था, तो स्वाभाविक सा प्रश्न यह खड़ा होता है कि फिर वह अपने आप को कैसे प्रस्तुत करे। जो वैसी स्थिति में वो अपने प्रस्तुत करने के संदर्भ में जो है, अपनी जिस मन स्थिति में आता है और जिस तरह की स्थिति उसके सामने आती है, वह निर्जड़ा किस्म की स्थिति आती है, जो हमें प्रयोगवादी कविताओं में दिखाई देती है। तो एक तरह से जब भारतीय परिवेश की बात करते हैं, तो भारतीय परिवेश का कहीं ना कहीं वह तत्कालीन जो समाज था, वह समाज भी एक प्रकार से इस प्रकार से उद्वेलित कर रहा था कि स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद का उस काल में आविर्भाव होना स्वाभाविक था। जो कारण यह था विज्ञान का बढ़ता हुआ वर्चस्व, जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की क्षमता परिवर्तित हो चुकी थी, हमारी बौद्धिक क्षमता जो है विकसित हो चुकी थी, हमारे चिंतन की क्षमता विकसित हो चुकी थी, और स्वाभाविक हम उस स्थिति के योग्य अपने आप को नहीं पा रहे थे। तो वैसी स्थिति की जब हम कल्पना करते हैं, और खासकर जब उस परिवेश की हम बात करते हैं, तो वहां पर यह बात जो है महत्वपूर्ण ढंग से उभर कर आती है। तो इस प्रकार जब हम बात करते हैं, तो भारतीय परिवेश में भी प्रयोगवाद के उपजने की पूर्ण संभावना थी। जो अर्थात उस समय के वह राहों का अन्वेषी है, वह कभी निरंतर प्रयास करता रहता है, उस सत्य के प्रति अनवरत प्रयास करता रहता है। और यही हम सत्य की जब बात कर रहे होते हैं, तो एक खास बात हमें यह भी दिखाई देती है कि उसी समय एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आती है, वह यह कि सत्य के साथ प्रयोग की जो बात आती है, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सत्य के साथ प्रयोग गांधी ने भी किए थे। अब प्रश्न यह खड़ा होता है, हालांकि गांधी बौद्धिकता के आग्रही नहीं थे, या उस तरह की बौद्धिकता के आग्रही नहीं थे, वो अंतर्दृष्टि के आग्रही थे और अनुभूति पर जोर देते थे। यहाँ मैंने गांधी का नाम भी इसी संदर्भ में लिया है कि प्रयोगवाद भी कहीं ना कहीं गांधी के समान अनुभूति पर विशेष जोर देता है। आप यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में एक जिज्ञासा के रूप में उभर रहा होगा कि मूलतः प्रयोगवाद तो बौद्धिकता से जुड़ा हुआ आंदोलन है, और यदि यह बौद्धिकता से जुड़ा हुआ आंदोलन है, तो फिर अनुभूति की क्या इसमें स्थिति हो सकती है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि पाश्चात्य देशों में यदि वैज्ञानिकों को देखा जाए, बहुत सारे वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने जो नए अनुसंधान किए वो अनुभूति के धरातल पर ही किए हैं। जो इसलिए अनुभूति भी अपने आप में यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभर कर आती है। इसलिए दो पहली प्रवृत्ति के रूप में वाद विरोध को आप ले सकते हैं, और दूसरी प्रवृत्ति के रूप में आप सत्य के प्रति निरंतर अन्वेषण की प्रक्रिया को ले सकते हैं, और तीसरी जो प्रवृत्ति है वो बौद्धिकता की प्रवृत्ति है। चूंकि वैज्ञानिकता की अतिशय वृद्धि के कारण वह समाज जो है, वह समाज इस प्रकार का समाज है जिसमें एक प्रकार से वैज्ञानिक तकनीक और इन सब चीजों का विकास हो रहा था। तो उसके आग्रह के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति एक प्रकार से बौद्धिक आग्रही हो गया था। जो अर्थात उसके संबंध रागात्मक न होकर बौद्धिक हो गए थे। जो वह चीजों को जिस प्रकार से चिंतन करता था, मनन करता था, उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध की प्रधानता होती थी। इसलिए तीसरी प्रवृत्ति के रूप में जो अगर महत्वपूर्ण ढंग से आप ले सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बुद्धिवाद जो है, जो बौद्धिकता है, वह बौद्धिकता तीसरी प्रवृत्ति है जो प्रयोगवाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जो है अब चौथी प्रवृत्ति की यदि बात करें, तो लघुमानों की प्रतिष्ठा, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्योंकि अभी तक जितने भी नरेशन प्रस्तुत किए गए थे वो ग्रैंड नरेशन थे,
उनमें महानायकों की बात की गई थी। अर्थात जो प्रगतिवादी कविताएं थी उनमें जब लेनिन की बात होती थी या मार्क्स की बात होती थी या किसी महानायक की बात होती थी, तो ये सारे महानायक थे। कोई भी व्यक्ति महानायकों के स्तर पर कहा जाए तो उनसे क्षुद्र स्तर पर नहीं था। लेकिन प्रयोगवादी कविता में एक ऐसी मानव की संकल्पना प्रस्तुत की गई जो एक प्रकार से क्षुद्र है, सहज है, उस तरह के मानव की संकल्पना वहां प्रस्तुत की गई जो है। अर्थात जो लघु मानव है, लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा दिया गया यह शब्दावली थी और उन्होंने ही बताया था कि लघु मानव की अवधारणा उन्होंने ही दी थी। तो उसी संदर्भ में लघु मानव की जो प्रतिष्ठा है वह भी अपने आप में यह एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में प्रयोगवाद में हमें दिखाई देती है। अब उसके बाद की प्रवृत्तियों की यदि चर्चा की जाए तो खासकर जो मध्यम वर्ग है उसकी सामाजिक पड़ताल के संदर्भ में जो पिछली चर्चा मैंने आपसे की जो है कि औद्योगिकरण कारण जो मध्य वर्ग पैदा हुआ उसमें वर्ग वैषम्य के कारण जो एक निचले पायदान पर उसकी स्थिति बनी और उसमें अपनी स्थिति को लेकर जब उसके अंदर एक प्रकार का बोध पैदा हुआ और वह बोध जब अपने को प्रकट करने के लिए तत्पर हुआ तो उस स्थिति में जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ वह आंदोलन प्रयोगवादी आंदोलन था। इस प्रकार यह भी एक प्रवृत्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो चर्चा की उनमें सबसे पहली चर्चा हमारी प्रयोगवाद की पूर्वपीठिका को लेकर थी, दूसरी परंपरा और प्रयोगवाद को लेकर थी, तीसरी प्रगतिवाद और प्रगति और प्रयोग को लेकर थी, फिर बाह्य आंदोलनों के प्रभाव की हमने बात की जो है, और फिर भारतीय परिवेश में प्रयोगवाद के आविर्भाव की बात की, और उसके बाद अब इन प्रवृत्तियों की हमने चर्चा स्पष्टतः कर ली जो है। अब मूलतः यह बात सबसे महत्वपूर्ण ढंग से ये है कि प्रयोगवाद को समझने के लिए जो है अब यह हेलो कौन विषय दे रहे हैं? कौन विषय? क्या कह रही हैं? कौन सी सब्जेक्ट को कर रहे हैं? हिंदी पार्ट बीए पार्ट 1 के लेक्चर का क्लास है जो है प्रयोगवाद पे। तो इस तरह से समझने की बात जो है, तो खासकर जब हम प्रवृत्तियों की चर्चा कर लिए और इन सारे आंदोलन की बात हमने कर ली, अब मूलतः प्रयोगवाद पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। और खासकर यह बात कि प्रयोगवाद में हमने आपसे पहले ही चर्चा की कि प्रयोगवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात जो अवधारणा है वह नारी के प्रति, प्रकृति के प्रति और सौंदर्य बोध प्रयोगवाद का क्या है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रयोगवाद के सौंदर्य बोध को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रयोगवाद में जो सौंदर्य बोध की बात होती है तो अभी तक अलौकिक या दिव्य ही सौंदर्य की बात की जाती रही है। जो क्षुद्र स्तर का सौंदर्य है, अर्थात जो कुत्सित स्तर का सौंदर्य है, जो घृणित स्तर का सौंदर्य है, उस तरह के सौंदर्य की चर्चा अभी तक नहीं की जाती रही। अभी तक रूप के उस भाग की ही चर्चा की जाती रही है जो सिर्फ उसके प्रकाशमान भाग को दिखाने की कोशिश करता है जो, और यह समझना आवश्यक है, जिसको समझने के लिए जो है हम एक कविता आपके सामने रखना चाहेंगे। और जिस कविता के अंतर्गत जो है मूलतः एक कछुए की कल्पना की गई है जो है, और खासकर कच्छप अवतार को लेकर वह कविता एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है जो है। और वहां पर वह कविता जब खड़ी होती है तो उसमें जो चीज दिखाई देती है वह महत्वपूर्ण है अपने आप में जो है। सुनते हैं तुम किसी अवतार में कछुए थे, अपने याद करो तब तुम भी कछुए थे, धरती उठाई थी, सबका बोझ अपने पर लेने की ताकत कहां पाई थी। यह कविता जो है, इस कविता में मूलतः आपने देखा कि जिस तरह से सीलन, कीचड़, पाप, उकाई आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसके पहले के आंदोलनों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। अर्थात सौंदर्य बोध के स्तर पर प्रयोग नहीं होता था। अर्थात सौंदर्य बोध के स्तर पर इस तरह के सौंदर्य के उपमान प्रयुक्त नहीं होते थे जो, यह सौंदर्य की ये तथ्य प्रस्तुत नहीं होते थे जो।
लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्रयोगवादी सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो प्रयोगवाद में जो प्रकाश का पक्ष है उसके साथ अंधेरे का पक्ष भी विद्यमान होता है, अर्थात अपनी संपूर्णता में सौंदर्य को उकेरने का प्रयास जो है एक प्रयोगवादी कवि करता है। इसे समझने की अत्यंत आवश्यकता है आपको। और दूसरी चीज क्या है कि इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के बाद जो सबसे पहली बात आती है नारी के संदर्भ की बात, तो अभी आपसे मैंने कहा नारी और प्रेम के संदर्भ की बात जो है, तो अभी तक नारी और प्रेम की जो स्थिति रही है, आप सभी जानते रहे कि अगर वीर गाथा काल की बात की जाए तो नारी एक भोग्या वस्तु रही है। और उसके बाद यदि मध्यकाल की बात की जाए, खासकर पूर्व मध्यकाल भक्ति आंदोलन की बात की जाए, तो उसमें वह एक मातृत्व स्वरूप में हमारे समक्ष आती है जो है, अर्थात वह युवती का वहां पर भी एक प्रकार का निषेध हो जाता है। फिर उसके बाद रीत काल की बात की जाए तो एक वासना पंख में डूबी हुई नायिका के रूप में हमारे समक्ष आती है जो है। फिर यदि हम चर्चा करें भारतेंदु युग की, तो नारी को एक तरह से फिर से स्थापित करने का प्रयास तो हुआ जो है। फिर अगर सुधार काल की बात करें, द्विवेदी काल की बात करें, तो वहां पर नारी के सौंदर्य को कहीं न कहीं पारिवारिक मापदंडों के अधीन रखने का प्रयास किया गया जो है। फिर छायावाद में आकर नारी को एक प्रकार से फिर जो है